फ्रेंड्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले सभी एलटी और लेक्चरर के एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही नीडेड नॉट स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर? जॉन लॉक, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ड्राइडन एंड जॉर्ज टेम्पल। जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन, जो कि बिलोंग करते हैं रेस्टोरेशन एज से। और इंग्लिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन एज का मतलब होता है 1660 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग रेस्टोरेशन एज के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूँ जॉन ड्राइडन की, तो ये रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड भी इनको बोला जाता है, जो कि पहले ऑफिशियल पोएट लॉरेट हैं। अगर मैं बात करूं इनके अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इनको फर्स्ट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक भी बोला जाता है जॉन ड्राइडन को। और जॉन ड्राइडन जाने जाते हैं अपने एक बहुत ही फेमस वर्क द एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी के लिए, POESY पोइजी के लिए, जो कि 1668 में पब्लिश हुआ था। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी यानी जॉर्ज टेम्पल की और मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो जॉर्ज टेम्पल जो कि बिलोंग करते हैं आपका रेस्टोरेशन एज से, और जॉन लॉक भी रेस्टोरेशन एज से ही बिलोंग करते हैं। अब इसमें जो बचता है वो है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड बिलोंग करते हैं आपके विक्टोरियन एज से। विक्टोरियन एज का मतलब मैंने आपको बताया था कि 1837 से विक्टोरियन एज का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। मैथ्यू अर्नोल्ड जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस पोएम के लिए, डोवर बीच के लिए, और इसी के साथ साथ कल्चरल एंड एनार्की, ANARCHY एनआरची, ये इनका एक पीरियोडिकल एसेज की सीरीज है जो कि बहुत फेमस मानी जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। ऑप्शन नंबर ए रोमांस लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ड्राविडियन लैंग्वेज। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो कि एक वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें तो आप पूरा इस वीडियो को देखें, क्योंकि काफ़ी कम टाइम पीरियड में इस वीडियो को बनाया जाता है, ताकि आप लोग इस पूरी वीडियो को देखेंगे। 5 से 6 मिनट की ये वीडियोज़ होती हैं। और आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे भी ये लिंक आप तक पहुंचा है, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो ये बेल आइकन बना है इसको दबाना आप कभी ना भूलें, क्योंकि इससे होगा क्या कि आपको दोबारा चैनल सर्च नहीं करना पड़ेगा, उससे आपका भी टाइम बचेगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पोएटिक जस्टिस वॉज अ टर्म कॉइन्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, डेनियल डेफो और थॉमस राइमर। तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी थॉमस राइमर ने पोएटिक जस्टिस वर्ड कॉइन किया था। ध्यान दीजिएगा, थॉमस राइमर का राइमर्स क्लब से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ राइमर्स क्लब से, तो राइमर्स क्लब आपको पता ही है कि राइमर्स क्लब किसके द्वारा बनाया गया था, WB यीट्स के द्वारा बनाया गया था, जो कि लंदन बेस्ड इंग्लिश पोएट का एक ग्रुप था, तो उसी का नाम है राइमर्स क्लब। अब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर सी डेनियल डेफो की, तो डेनियल डेफो जो कि जाने जाते हैं अपने बहुत ही फेमस नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो के लिए, जो कि 1719 में आई थी, CRUSOE रॉबिन्सन क्रूसो के लिए। और इसी के साथ साथ रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसा वर्क है इनका जो कि ये क्लेम किया जाता है लिटरेरी क्रिटिक्स के द्वारा कि ये बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन किया जाने वाला वर्क है, सेकंड नंबर का। अगर मैं बात करूँ इनके अदर वर्क की, तो द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस नाम से भी इनकी एक नोवेल है, जो कि इनकी फर्स्ट नोवेल मानी जाती है, और ये इन्होंने 60 साल की अवस्था में लिखी थी। अगर मैं बात करूँ इनकी एक और नोवेल, तो मॉल फ्लैंडर्स, FLANDERS, मॉल फ्लैंडर्स नाम की भी इनकी एक बहुत ही फेमस नोवेल है, और ये बिलोंग करते हैं आपका 18th सेंचुरी से। अब मैं अगर बात करता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी सैमुअल जॉनसन की, जो कि डॉक्टर जॉनसन के नाम से जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो इनका जो फेमस वर्क है डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1755 में आया था, और ये पहली डिक्शनरी मानी जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। अगर मैं बात करूँ सैमुअल जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी थी, वो लिखी थी जेम्स बॉसवेल ने, BOSWELL, जेम्स बॉसवेल ने, और उसका नाम क्या था, लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो कि 1791 में आई थी। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप पूरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, अर्नोल्ड और रस्किन। तो जो ये दिया था वो ST कॉलरिज ने। आप जानते हैं ST कॉलरिज जो कि वर्ड्सवर्थ के बहुत ही खास दोस्त हैं, हम इनको वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी राइटर भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इस कॉन्सेप्ट की, विलिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ये कॉन्सेप्ट इस तरीके का है कि मतलब आप पहले ही ये सोच लें कि ये चीज़, कि हमने इस चीज़ में विश्वास नहीं करना है, तो यही जो कॉन्सेप्ट है वो है डिसबिलीव का। जैसे अगर हम कोई साउथ की मूवी देखते हैं तो हमको पता है कि इसमें जो भी दिखाया गया है वो डिसबिलीव है, हमको पहले से ही हमने विश्वास करा है कि ये डिसबिलीव है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, जो कि ST कॉलरिज ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। और ST कॉलरिज ने अपने कौन से वर्क में दिया था? बायोग्राफिया लिटरेरिया में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। अब अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ड्सवर्थ की, तो वर्ड्सवर्थ बिलोंग करते हैं आपका रोमांटिक एज से। मैंने आपको रोमांटिक एज का टाइम पीरियड बताया था, और ये रोमांटिक एज का टाइम पीरियड हर जगह अलग अलग दिया रहता है, लेकिन 1798 से लेके 1850 भी इसका एक टाइम पीरियड है रोमांटिक एज का। और वर्ड्सवर्थ और ST कॉलरिज दोनों ही रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। वर्ड्सवर्थ जो कि जाने जाते हैं लॉस्ट लीडर के नाम से, और इनको लॉस्ट लीडर किसने कहा था? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और इसी के साथ साथ इनको मॉरल यूनिट भी कहा था, और वो जो मॉरल यूनिट इनके लिए वर्ड यूज़ हुआ था वो किसने किया था? वो PV शैली ने किया था।
अगर मैं बात करूँ इनके एक और नाम की, तो इनको नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है, वर्ड्सवर्थ को। ये नेचर पोएट काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ साथ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी इनको बोला जाता है। और वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट साउदे, यानी वर्ड्सवर्थ के साथ एस.टी. कॉलेज और इनके साथ रॉबर्ट साउदे, ये तीनों पोएट बिलोंग करते हैं आपके लेक पोएट से। लेक पोएट नाम का एक ग्रुप है और ये तीनों लेक पोएट कहे जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेज और रॉबर्ट साउदे। अब अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी यानी मैथ्यू अर्नोल्ड की, अभी इसके बारे में बात हुई थी कि ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। डोवर बीच इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की। अब अगर मैं बात करूं रस्किन की, तो रस्किन ने शेक्सपियर पे एक कमेंट किया था कि शेक्सपियर के प्लेज में ज़्यादातर वुमेन्स को रोल दिया जाता है, तो रस्किन उसके लिए जाने जाते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, द रेनेसेंस मूवमेंट केम टू इंग्लैंड फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ग्रीस। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इटली इसका सही आंसर है। आपको पता होगा कि इंग्लैंड में जो आपका रेनेसेंस मूवमेंट आया वो 15 सेंचुरी के लास्ट में आया और 17 सेंचुरी तक ये रहा। और इटली में ये जो मूवमेंट था ये 14 सेंचुरी में ही आ चुका था। और ये इसकी डिटेल्स है। तो चलिए लर्नर्स, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उम्मीद की जाती है कि आप अगर इतनी नॉलेज ले रहे हैं तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलेंगे। तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए उनके बीच में जिनको इनकी ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर मैं आपको अर्नोल्ड के बारे में एक और बात बताऊँ तो अर्नोल्ड ने एक सोनेट लिखी थी टू शेक्सपियर नाम से। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।